अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। ताज़ा तरीन खबर तो ये है कि ताफ्तान से कोयटा आने वाली एक बस को घात लगाकर उस पर हमला किया गया है और यह भी कहा जा रहा है कि इस पर रॉकेट हमला भी है और पुलिस की वैन को भी तबाह किया गया है, जिसमें अब तक मजमूई तौर पर 11 अफराद के शहीद होने की इत्तला है, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में शामिल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के दरमियान मुलाकात। मुनव्वर हसन कहते हैं कि हमें तहरीक इंसाफ की बहुत सी बातों पर इत्तफाक है और इमरान खान का कहना है कि पार्लियामेंट में बैठी किसी जमात से भी इत्तेहाद नहीं हो सकता। पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को अमरीकियों ने 5 घंटे तक एयरपोर्ट पर बिठाए रखा, पूछताछ की, मोबाइल फोन्स का डेटा भी ले लिया और आखिर ये सब क्यों हुआ। इसके अलावा आज है सदर के 2 ओहदों का मुहिम्मा कैसे हल होगा और वज़ीर आज़म स्विस हुकूमत को ख़त लिखेंगे या नहीं, और पीपल्स पार्टी क्या अब कोई नई हिकमत अमली इख्तियार करेगी। और फिर लाहौर में नया बना हुआ पुल गिर पड़ा, बाकी नए बने हुए पुलों के बारे में भी सवालात खड़े हो गए हैं और इन तमाम सवालात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले तो कोयटा पर बड़ा अफसोसनाक हमला, अब तो कह रहे हैं कि बाकायदा घात लगाकर, कुछ कह रहे हैं कि रॉकेट हमला था और बाज़ कह रहे हैं कि शायद खुदकुश धमाका था। ये ज़ायरीन आ रहे थे ना, जी ज़ायरीन आ रहे। और पुलिस जो है अब तो इनकी हिफाजत पर मामूर है, क्योंकि वहाँ जो बसें आती हैं, जो हमारे शिया भाई हैं, उनको हमला किया जाता है, उनको निशाना बनाया जाता है। ये एक किस्म की टारगेट किलिंग है और जो मुसल्लह गिरोह हैं मुखालिफ, वो इस कदर ऑर्गेनाइज्ड हैं और इस कदर चौकस हैं कि बार बार हिफाजती इक़दाम किए जाते हैं, उनको तोड़ा जाता है। तो ये हुकूमत बलोचिस्तान हो या हुकूमत पाकिस्तान हो, इनको एक जंगी बुनियादों पर ये काम करने की ज़रूरत है। जब तक वो गिरोह जो हैं पकड़े नहीं जाएंगे, उस वक्त तक चैन नहीं आएगा और ये पाकिस्तान जो है ये आग और खून का खेल जहाँ जारी इससे पहले मस्तोंग में आपको याद होगा कि उस वक्त भी हम प्रोग्राम शुरू करने वाले थे, तो मस्तोंग में फायरिंग का हमला हुआ, कोहिस्तान में भी। अब ये और कोई बंदा अब तक नहीं पकड़ा गया, कोई बंदा अब तक पकड़ा नहीं गया। वैसे देखिए, यही तो मसला है भाई, शिया हो, सुन्नी हो, हनफी हो, अहले हदीस हो, सबका खून। बल्कि मैं तो कहता हूं क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, जो पाकिस्तान में रह रहा, वो ये तो हमारे सब मुसलमान भाई हैं, जो हमारे फिरका वाराना मामलात हैं, लेकिन गैर मुस्लिमों का खून जो है उसकी हिफाजत भी हम पर लाजिम है और रियासत जो है इसमें नाकाम हो रही है और ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अच्छा सर, जिस तरह धमाके हुए हैं, ये भी अब जैसे ये हमला भी हुआ, कहीं फिरका वराना, कहीं टेंशन बढ़ेगी या हम कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, लोगों में तो लड़ाई नहीं हो रही ना, ये तो दहशत गर्द है जो घात लगाकर हमला करते हैं। लोगों में तो अमन चैन है। शिया और सुन्नी जो है वो एक हमारी 2 आंखें हैं, भाई भाई हैं, रह रहे हैं मोहल्लों में, गलियों में, उनके रिश्ते नाते हैं, शादी ब्याह है, गमी खुशी एक है। तो ये जो मुसल्लह गिरोह हैं, जो ये साजिशी गिरोह हैं, इनका सुराग लगाना होगा। हम अगली खबर की तरफ चलते हैं और इस खबर की तफसीलात भी मज़ीद आती रहेंगी। शाम साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी, वो बहुत सुन रहे थे कि करीब आ रही हैं, लेकिन आज खासी करीब आ गई। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब के साथ, और मैंने सुना शफकत महमूद साहब और नईमुल हक जो उनके कराची के हैं, ठीक है, उनके साथ पहुंचे हैं मंसूरे, और सुना है को हाई टी सर्व हुई है वहाँ। अच्छा, और आपको याद होगा जब जलसा हुआ था 30 अक्टूबर का, तो मुनव्वर हसन साहब अपने तमाम सीनियर लोगों के साथ इमरान खान साहब से मिलने आए थे जलसे के फौरन बाद। तो गोया ये आप समझिए कि वो जो विजिट है वो लौटाई गई है एक लिहाज से। वो अस्सलामु अलैकुम था, ये वालेकुम अस्सलाम है। तो बात यह है कि मुनव्वर हसन की और लियाकत बलोच की मुलाकात इससे पहले शहबाज शरीफ साहब से भी हो चुकी है जी। और आज की जो मुलाकात है उसमें तो प्रोफेसर खुर्शीद साहब मौजूद थे, डॉक्टर कमाल साहब मौजूद थे, डॉक्टर फरीद पराचा मौजूद थे, कि जमात इस्लामी की, और जो हम उनके पंजाब के हैं डॉक्टर वसीम, वो भी थे, लियाकत बलोच, सारी जो उनकी क़यादत है वो मौजूद थी। फैसला साजी यानी जिस लोगों ने करनी है वही लोग वो सब मौजूद थे जी। और अलबत्ता तहरीक इंसाफ जो है कहते हैं उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी आना था, वो नहीं पहुंचे या नहीं पहुंच पाए।
जावेद हाशमी साहब को शायद जहाज नहीं मिला या जहाज मिस हो गया, बहरहाल वो मौजूद नहीं थे। असल तहरीक इंसाफ में भी शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ कोई ताउन हो। अच्छा, वहां भी दो राय पाई जाती हैं और जमाते इस्लामी के अंदर भी दो राय मौजूद है कि मुस्लिम लीग नून को तरजीह दी जाए या तहरीक इंसाफ को तरजीह दी जाए। लेकिन बहरहाल अभी मुज़ाकरात जारी हैं और सुना यह है कि दोनों जमातों के रहनुमाओं ने इस पर इत्तफाक किया है कि इंतखाबात से पहले का जो मरहला है उसमें एक दूसरे के साथ ताउन किया जाए, अदलिया की आज़ादी के लिए या उसके खिलाफ साजिशों को रोकने के लिए और आज़ादाना इंतखाबात के हसूल के लिए और खारजा पॉलिसी के बाद अहदाफ के लिए। और इसी तरह की बात जो है मुनव्वर हसन की हुई है शहबाज शरीफ साहब से भी। लेकिन अब क्योंकि इमरान खान ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून से उनका मामला नहीं हो सकता क्योंकि वो स्टेटस को की पार्टी है और वो इनकलाबी जमात है। अच्छा तो अब ये देखते हैं कि मामला कैसे आगे बढ़ता है। एक ब्रेक का वक्त आ गया है, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे और आप फेसबुक पर भी पोस्ट कर रहे हैं बहुत सारी, वैसे कल के डिसएग्रीमेंट्स भी हैं लोगों के जो उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सवालात के वक्फे में अभी वक्त है एक ब्रेक का। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद गुफ्तगू हो रही थी मुस्तकबिल के इत्तेहाद के बारे में। अब पता नहीं वो बनता या नहीं बनता अभी तक, लेकिन शामी साहब ये जो जमात इस्लामी है ये कैसे बैलेंस करेगी तहरीक इंसाफ की आग को और PMLN के पानी को? PML का पानी समझते हैं और इनकी आग समझते हैं। चलिए आप रिवर्स भी हो सकते हैं। हालांकि वो कहते हैं हम आग हैं, हम भी आग हैं, बल्कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। जी देखिए बात यह है कि जो सूबा पख्तूनख्वा है ना उसमें जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद है वो बड़ा नतीजा खेज हो सकता है और ये हुकूमत बना सकते हैं वहाँ। ठीक है। पंजाब जो है उसमें क्या होगा इस बारे में कहना मुश्किल है। कुछ कराची में भी शायद दोनों मिलकर हासिल कर ले, लेकिन ये नक्शा जो है वाज़ेह होते होते होगा। यानी अभी हम ये नहीं समझ सकते कि ये बस एक चीज़ तय हो गई है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो भी एक बड़ा फैक्टर है पंजाब में ख़ास तौर पर, और जमात इस्लामी के जो कई इलेक्टेबल्स हैं वो इस बारे में बड़े मुतरद्दद हैं कि किस तरफ अपना वज़न डाले। तो देखना ये फिर वही मामला होगा ना कि उनको क्या मिलता है और वो क्या देते हैं। लेकिन बहरहाल आप देखिए जहाँ तक तो मामला ताल्लुक है अदलिया का और दूसरे ऐसे ही हमारे जो इंटरनल इश्यूज हैं केयर टेकर गवर्नमेंट के क़याम का, अब ये तहरीक इंसाफ ये भी चाह रही है और जमात इस्लामी कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो बननी है उसमें भी उनकी कुछ से हो और उनके लिए भी एक्सेप्टेबल हो। यानी ये भी एक मुस्लिम लीग नून को ये बात मद्देनजर रखनी पड़ेगी पीपल्स पार्टी से मामला करते हुए। लेकिन वो आमतौर पे मुशावरत तो जारी है उनकी, तो मुशावरत कर लेते हैं। इफ्स हैं, बड़े बट्स हैं। और जहाँ तक यानी कौमी मामलात में बाज़ बुनियादी चीज़ों का ताल्लुक है, दाखिला पॉलिसी के हवाले से, इंतखाब के हवाले से और यहाँ इलेक्शन के हवाले यानी इलेक्शन के इंतजामात के हवाले से, उसमें तीनों जमातों में कोई जौहरी फ़र्क नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये बड़ी अजीब बात है। बिल्कुल। जो फ़र्क है वो शख्सी फ़र्क है। यानी शख्सियात जो हैं हमारे यहाँ उनके टकराव से भी बहुत से मामलात जो हैं मुख्तलिफ हो गए हैं। हमारी सियासत ये कहती है, बताती है। अब देखते हैं क्या होता है। शम्स साहब, आज पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद, उन्हें जनाब अमेरिका ने रोका, 5 घंटे तक रोका और फिर थोड़ी सी मुदाखलत शेरी रहमान साहिबा ने भी की वहाँ पे। नहीं, डेटा निकाल लिया, डेटा निकाल लिया उनका। शम्स साहब, ये दिफाई पाकिस्तान वाला कोई चक्कर तो नहीं हो सकता है? वो भी हो, लेकिन देखिए अब जो डेटा है वो निकालने के बाद तो ऐसे मालूम होता है जैसे नाबीना हो जाए और पता नहीं किस किस के उनके पास वो होंगे एड्रेस और नंबर होंगे, वो सारे नंबरों तक कोई ना कोई और पहुंच जाए, तो बड़ी अजीब बात है। और वैसे शाहरुख खान जो है जब वो आए थे तो वहां भी तो उनके साथ भी तो ऐसा ही हुआ था ना, उनको भी रोका गया था। तो शेख साहब जो हैं
वो हमारी जनाब सियासत के शाहरुख कह दिया जाए उनको, इस हवाले से तो कम से कम कि दोनों के साथ जो अमेरिका ने एक जैसा सलूक किया है, तो शेख साहब जो हैं, शाहरुख माइंड कर जाए शायद इस बात को, हो सकता है शेख साहब भी माइंड कर जाए, लेकिन वो तो खुश होंगे। लेकिन बात यह है कि शेख जो भी कहें आप, शेख साहब से जितना भी इख्तलाफ किया जाए, मेरी तो बड़ी पुरानी दोस्ती और ताल्लुक़ है उनके साथ, और जिस तरीके से परवेज़ मुशर्रफ के जाने के बाद उन्होंने अपने आप को मनवाया है और सिंगल हैंडेडली खड़े रहे हैं। अभी आप देखिए कि अपनी बात पर डटे हुए हैं और इलेक्शन हार गए लेकिन हौसला नहीं हारा, और तमाम टीवी चैनल्स जो हैं उनको वो महबूब है, और वो अपनी ऐसी बात करते हैं कि वो यानी तलमलाते हैं लोग उनको, यानी पीपल्स पार्टी हो उनके उसके ऊपर भी हमलावर, और मुस्लिम लीग नून से भी कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं है, और तहरीक इंसाफ के साथ भी कोई मामला नहीं हुआ। तो एक यानी एक वो एक शख्स है या एक कारवा है वो। और मैं तो समझता हूं कि शेख साहब की ये जो इज्जत अफजाई हुई है एक लिहाज से, यानी अमेरिका में जो कुछ उनके साथ हुआ है, पाकिस्तान में उनकी रेटिंग बेहतर हो जाएगी इससे। तो मैं उनको इस पर मुबारकबाद पेश करता हूं, दिल छोटा ना करें और अपने काम पर लगे रहें। लेकिन शाम साहब, अमेरिका वालों को समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तान के बड़े लोगों में से, नामवर लोगों में से एक आदमी है, तो उनको क्या है भाई, वो आते हैं और उन्हें रोक लेते हैं। उनके नामवर लोग हों, कम नाम हो, गुम नाम हो, दरिया को अपनी मौज की तुगजानियों से काम। भाई शेख साहब तो वो हैं जो सेल्फ मेड हैं। देखिए कितने अरसे, कई अशरों से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, काउंसलरशिप से ऊपर उठे हैं, कितनी बार इलेक्शन लड़े हैं, जीते हैं, वजीर बने हैं और लीडर बने हैं, अपना मुकाम बनाया है, दिलों में कुछ ना कुछ जगह बनाई है। शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे, और कुछ पॉलिटिकल मामलात हैं, जैसे सदर के 2 ओहदों के मामलात हैं और वज़ीर आज़म के ख़त का मामला, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदेद। शेख रशीद साहब के हवाले से शाम साहब एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में, आपने उन्हें सियासत का शाहरुख तो कह दिया, जब उनका शाहरुख रुका था तो उन्होंने तूफ़ान सर पे उठा लिया था, अमेरिका को एहतजाज किया कि आप देखते नहीं इसकी फिल्में। तो हमारे शेख साहब भी बड़े मीडिया पे आते हैं, वो इनकी फिल्में नहीं देखते, मतलब प्रोग्राम नहीं देखते होंगे। देखिए बात यह है कि वो हमारे शाहरुख हैं, मैंने कहा है जी, यानी मुझे उन बड़े अच्छे लगते हैं। एक बात, हमारी जो हुकूमत है उसको सख्त एहतजाज करना चाहिए इस बात पर। ये उनकी जो वहाँ बेइज्जती है, जिसको कौम की कदर में इज्जत समझता हूँ मैं, उससे हम सब का दिल दुखा है। और देखिए वो एक पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हर शहरी की इज्जत की हिफाजत करे। तो इससे कतई नज़र कि वो कितने बड़े नाक़िद हैं और मुखालिफ हैं हुकूमत के, उनको हक अदा करना चाहिए। पाकिस्तान के एक शहरी की इज्जत पर इस हमले के खिलाफ शदीद एहतजाज किया जाए। शम्स साहब, एक आजकल जो सियासत में अहम तरीन मसला है वो ये है कि सदर साहब के पास को भी अल्टीमेटम है, वज़ीर आज़म को भी अल्टीमेटम है कि सदर साहब तो एक उहदा छोड़ें, या तो पार्टी का उहदा छोड़ें या सदारत छोड़ें। सदर साहब का अल्टीमेटम तो ज़रा हल्का सा है, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से, हाँ हाई कोर्ट की तरफ से भी है, फिर यह कि एक ओहदा छोड़ दें आप। अगर एक ओहदा छोड़ दें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता उनको। बिलावल साहब अब माशाल्लाह मैदान में आ ही गए हैं, वो पूरी जिम्मेदारी संभाल लें, किसी और को दे दें वो को चेयरमैनी। लेकिन सदर साहब के लिए भी बाइंडिंग हुक्म जारी किया जा सकता है अदालत से। अब इस बारे में तो मुख्तलिफ राय हो सकती है कि सदर से ये हुक्म मनवाएगा कौन, कैसे माना जाएगा। अगर हमने यानी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाने का फैसला नहीं कर लिया सब लोगों ने मिल मिला के, तो फिर सदर साहब से ये हुक्म मनवाना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन अगर वो अज़राह करम खुद ही इस पर गौर कर ले। देखिए पार्लिमानी जमहूरियत में सदर पार्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने मुस्लिम लीग को तर्क कर दिया। ये जो बात आप कह रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था। नहीं, वो गलत कह रहे हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि कायदे आज़म जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सरबराह बन गए
तो गोया वो वजीर आजम का रोल अडॉप्ट कर लिया। और भाई दस्तूर साज असम्बली का सरबरा जो है वो स्पीकर के रोल में होता है, वो स्पीकर का रोल है। और वो स्पीकर समझिए आप उस असम्बली के तबर्रुक के तौर पर, एक बरकत के तौर पर उनको सरबरा बनाया गया। और फिर मौलवी तमीजुद्दीन मेरा ख्याल नायब सदर मुंतखब हो गए और उसके बाद उन्होंने ही सदारत की है। कायद आज़म जो थे वो उन्होंने कोई बाकायदगी से मजलिस दस्तूर साज की सदारत नहीं की। और मुस्लिम लीग कौंसिल का, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कौंसिल का इजलास बुलाया गया कराची में क़याम पाकिस्तान के चंद ही हफ्तों के बाद, और उसमें उन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया और उनकी जगह कन्वीनर मुकर्रर किया गया चौधरी खलीकुज़्ज़मान को, मुस्लिम लीग को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को अलग कर दिया गया, इंडिया के लिए अलग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज हुई। और मेरा ख्याल तो यह है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है उसकी तो शायद 2 आने की मेंबरशिप भी कायद आज़म ने नहीं कबूल, लेकिन अमली तौर पर वो उनका सियासी असर और रसूख तो कायम था ना। वो तो कायद आज़म थे भाई, बानी थे, उनकी क्या है, उनकी तो हैसियत कोई दूसरे को हो ही नहीं सकता। वो तो हर बात में उनकी तरफ देखा जाता था। एक नई मुमलकत कायम हुई थी, एक गाइडिंग सोल थे वो उनका तो रेफरेंस ही किसी मामले में देना नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये मिसाल कायम की कि फिर मुस्लिम लीग की पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुए। और जब ख्वाजा नाज़मुद्दीन उनकी जगह मुंतखब हुए, वो थे मशरकी पाकिस्तान के वजीर आला, मशरकी बंगाल था उस वक्त कहलाता। और जब वो गवर्नर जनरल मुंतखब हुए, गवर्नर जनरल होते हुए किसी इजलास में मुस्लिम लीग के वो नहीं गए। तो ये एक रवायत है। ये तो बाद में हमारे यहाँ जब ये सदर बने फौजी हुक्मरान, तो ये कन्फ्यूजन मुब्तला हुआ, वर्दी भी पहनी हुई है, सदारत भी रखी हुई है, जलसे भी चल रहे हैं, जलसे भी चल रहे हैं, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं। भाई जिस तरह से ये बर्बादी हो सकती थी की गई। अब देखिए आसिफ अली जरदारी साहब तो माशाल्लाह पाकिस्तान के मुंतखब सदर हैं दस्तूर के तहत, लेकिन तो इनकी मुखालफत में भी वोट पड़े थे। फिर ये मुखालफत में वोट पड़ने का ये मतलब थोड़ी है कि मुंतखब नहीं होंगे। नहीं, मुंतखब तो हुए, इसका हर मतलब शख्स जो बाई पार्टीजन एलिमेंट तो आ गया ना। नहीं, वो आता है पार्टी। जब आप देखिए कोई आप जज जो है हाई कोर्ट का, वो किसी पार्टी का मेंबर हो सकता है, लेकिन जब जज बन जाता है पार्टी की एक्टिविटी में नहीं रहता, उससे अलग हो जाता है। अभी आप देखिए जो मिस्र के सदर है ना, ये मोहम्मद अल मसरी, ये जनाब इन्होंने जो ही इलेक्शन हुआ है इस्तीफा दे दिया अपनी पार्टी से। हालांकि वहां तो इस तरीके से पार्लिमानी निज़ाम भी उस तरह नहीं है। तो बात यह है कि सदर का तकाजा है ओहदे का, उनको हुक्म नहीं दिया जा सकता। देखिए ना, अब मैं अपने वालिद साहब जो है ना, उनको तो ये नहीं कह सकता कि आप बनियान ना पहन के ना पहने, ठीक है ना। हाँ, उनके वालिद साहब के पास जा सकता हूं, दादा से कह सकता हूं, दादी से कह सकता हूं। अब ये नहीं हो सकता कि अपने बाप को मैं तमीज सिखाऊं। तो ये जो सदर मुमलकत है वो हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है। अब हेड ऑफ उस स्टेट में पार्लियामेंट भी आती है, हाँ, अदालत भी पार्लियामेंट आती जो है, है फौज भी आती है। उसकी माँ है। अच्छा, पार्लियामेंट उसकी, ठीक, पार्लियामेंट उसकी माँ है। उसकी माँ सरजनश कर सकती है, बेटे नहीं कर सकते। बेटों को जरा हद्दे अदब में रहना चाहिए। अच्छा, अगर वो छोड़ दे होता तो कुछ जौहरी फर्क हमारी सियासत में रूनुमा होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, और आप देखिए, आप तो उनकी बात कर रहे हैं, ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब तो कब्र में लेटे हुए हैं, और पीपल्स पार्टी जो है उस पर जनाब हुकूमत उनके नाम से हो रही है। तो आप मुझे बताइए, ये अजब चीज है। ताकत जो है ये रूहानी ताकत है, ये सियासी ताकत है। तुम कितने भुट्टो मारोगे, है ना। घर से भुट्टो। अब कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब कितने साल हो गए रुखसत हुए, आज भी कोई शख्स बदतमीजी से उनका नाम नहीं ले सकता पाकिस्तान में कहीं पब्लिक मुकाम पे खड़े होंगे। अच्छा, जो आजमाइश वजीर आजम पे पड़ी हुई है। हाँ, वजीर आजम को तो बड़ी आजमाइश है। वो कहते हैं कि उन्होंने तो जनाब अपने मशवरे किए हैं वजीर कानून से भी और दूसरे लोगों से भी, करना क्या है, किस तरीके से इससे जान बचाएं, किस तरीके से। कोई कह रहा है तरमीम कर दे, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कानून है बदल दे। अब वो तो नवाज शरीफ साहब ने भी बदला था,
उन्होंने अपील रखी ना, उन्होंने जब सज्जाद अली शाह साहब जो थे उनके दर पे थे तो इन्होंने कानून बनाया जिसमें अपील का हक दिया, वो कानून उन्होंने खत्म कर दिया। एक बात तो ये भी हो रही है ना कि अदालती निज़ाम ही बदल दे। हाँ, वो कह रहे अदालती निज़ाम बदलना तो मुश्किल होगा, लेकिन ये हो सकता है कि कानून बदल, और ये भी हो सकता है कि कुछ दस्तूर में तरमीम ले आए। ये जो 63(1)G है, ये भी तो पाकिस्तान की इजाद है ना, इसमें तरमीम कर दें। 6 महीने कैद होती है ना मैक्सिमम, तो बात यह है कि इसमें कोई तरमीम करके उनका तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है, निकाल दिया जाए। लेकिन वैसे ही एक बात सुने, कोई हमारी अदालत जो है वो इस बात पर भी गौर कर ले और हमारी हुकूमत भी इस बात पर गौर कर ले कि एक वजीर आजम पर इक्तफा कर लिया जाए तो क्या मज़ाक़ा है। इलेक्शन तो अब होने वाले हैं, इलेक्टोरेट पर बात छोड़ दी जाए। शाह साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र, और आपको मैं बताता चलूँ 042363680102 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। फेसबुक पर अगेन वो डिसएग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट, वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। सवालात के आप के जवाबात भी हम लेंगे शामी साहब से, लेकिन एक सवाल शामी साहब, जो नया पुल हमारा लाहौर में एक गिरा है, और गिरा समझ भी नहीं आई कैसे गिरा, लेकिन गिर के बेचारा ताज़ा बना हुआ था, 2 साल हुए थे, कोई इतनी उम्र भी नहीं थी, लेकिन गिरा है और एक ट्रक को तबाह कर दिया। नहीं, वो पुल तो जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए बनाया गया था, यानी उस तरह का पुल नहीं था जो जिस तरह का पुल हम आमतौर पर समझते, जैसे शेरशाह में गिरा था कराची में। तो ये जो पुल था, लगता यह है कि कोई ट्रक उससे टकराया होगा और उसके नतीजे में वो बैठ गया या उसके ऊपर गिर गया। तो देखना पड़ेगा कि इसकी डिज़ाइनिंग किसकी थी और फिर इसके अंदर काम कैसे हुआ। शहबाज शरीफ साहब के दौर में जो काम हुए उसमें तो तवज्जो तो इस पर होती है कि क्वालिटी उनकी जो है वो बेहतर है, और सड़कें भी जो बनी हैं वो बहुत बेहतर क्वालिटी की हैं, लेकिन या तो इसकी डिज़ाइनिंग में कोई डिफेक्ट होगा या फिर ट्रक जो है उसका जोर इतना था कि वो पुल को ले बैठा। लेकिन होना ये चाहिए कि पहले तहकीकात हो, उसके बाद लोगों को पकड़ा जाए, उन पर कार्रवाई हो। लेकिन ये काम हमने पहले कर लिया। असल में हमारे यहाँ ये शहबाज शरीफ साहब जो है ना, ये जो उनका मजाज है ना, ये बहुत उसमें गर्म मजाज है। वो पहले कार्रवाई करते फौरी तौर पर तहकीकात होनी चाहिए, फिर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और यह भी समझ लेना चाहिए कि हादसे भी दुनिया में होते हैं, देखिए ना, जो भी आप कह ले, बड़े से बड़ा हादसा हो सकता है, तो हादसे को हादसा समझा जाए, हर बात को साजिश करार न ले लिया जाए, और फिर बहरहाल जिम्मेदार जो भी हैं उनका पता लगाया जाए, फिर उनके पर कार्रवाई हो। लेकिन बहरहाल कुछ लोगों को हमने अंदर कर दिया ताकि वो आप खुश, आपका खुदा खुश। शामी साहब, बहुत सारे लोगों ने आपके साथ जो डिसएग्रीमेंट है, किस बात पर? वो है दोहरी शरीयत के मामले में, और आप जो कहते हैं कि अदलिया का हुक्म मानना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। इन दोनों बातों पे बहुत सारा डिसएग्रीमेंट है। नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरी ये राय है कि जो गैर मुल्कों में पाकिस्तानी रह रहे हैं, जहां दोहरी शरीयत, देखिए एक बात सुन ले, हर मुल्क में के ये इजाजत नहीं है कि लोग दोहरी शरीयत रख लें। जर्मनी में इजाजत नहीं है, फ्रांस में इजाजत नहीं है। ये बाज़ ममालिक ऐसे हैं, खास तौर पर जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, जहां आप दोहरी शहरियत रख सकते हैं। और अमेरिका के साथ भी एक टूटा फूटा मामला हमारा हुआ है। अब मुझे मालूम नहीं कि अमेरिका के साथ वो कानूनी नौयत क्या है उसकी, लेकिन ये हर मुल्क के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। सऊदी अरब में, कुवैत में, यूएई में तो आप अगर बरसों गुजार दें तब भी आप अजनबी रहते हैं और आपको कोई शहरी हुकूक हासिल नहीं होते, वहां तो ये सवाल नहीं है। अगर ये पाकिस्तानी जिनको वहां पाकिस्तानी होते हुए शहरी हकूक मिल चुके हैं, हम उनसे अपने हकूक को छीनना चाहते हैं, ये मेरा नुक्ता नज़र है। अब लोग क्योंकि इसको पार्टी पॉलिटिक्स के हवाले से देख रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं इस पार्टी का मसला है या उस पार्टी का मसला है, इसलिए वो अपनी अपनी राय रखते हैं। वो आप उनको उनकी राय मुबारक हो, मुझे मेरी राय मुबारक हो। और अदालत वाला मामला, अदालत का मामला मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि अदालत का हुक्म इसलिए मानना पड़ता है कि अगर ना माना जाए तो अनारकी पैदा होती है, अफरा तफरी पैदा होती है।
अदालत के फैसले पर तनकीद हो सकती है, मुस्बत, मयारी, और आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इत्तफाक जरूरी नहीं है, लेकिन सर तस्लीम यूं खम करना पड़ता है कि मुआशरे आगे बढ़ाने पड़ते हैं, चलाने पड़ते हैं। अगर अदालतें ना हो तो नज्म कायम नहीं रहेगा, अफरा तफरी पैदा हो जाएगी। एक बात और भी सुन लीजिए, अब अगला हफ्ता मेरा गुजरेगा लंदन में, ठीक है, तो जो लंदन के नाजरीन है उनको मालूम हो, मैं ठहरूंगा जो डबल ट्री हिल्टन में, वेस्टमिनिस्टर में, और यहां एक देखिए एक पार्लिमानी वफद जा रहा है, पिलडेट उसको इंतजाम किया है बरतानवी हुकूमत की दावत पर, ठीक है, उसके साथ मैं भी जा रहा हूं। लेकिन वो सदर का कोइंसिडेंस भी पैदा हो रहा है ना, लोग सदर साहब तो वहां पहले मौजूद है, उनका तो घर है भाई, उनके तो बच्चे वहां हैं, और उनके तो जनाब उनका घर वहां है, नवाज शरीफ साहब का बच्चा वहां है, उनका घर वहां है, इमरान खान साहब के बच्चे जो हैं वो वहां परवरिश पा रहे हैं। मैं गरीब आदमी हूं, मैं तो जनाब उनकी दावत पर जा रहा हूं, मैंने कहा ये वाज़ेह कर दो। ख्वाजा अंजुम साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। जी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर घंटों कौम को भाषण देने वाले शेख रशीद साहब को अमेरिका में 5 घंटे रोके रखा गया है। मैं कहता हूं कि अगर उनके अंदर गैरत और हमीयत होती, वो दूसरे जहाज से वापस आ जाते, कौम उनका माथा चूम लेती। लेकिन अच्छा नहीं, आप देखिए, आप माथा तो फिर भी चूम लीजिएगा, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इतने परेशान ना हो जाया करे, जज्बाती ना हो जाया करे, कोई ना किसी को थोड़ा बहुत तो अलाउंस देना, कोई इख्तलाफ भी तो करने का हक दे। वहां वापस कैसे आ सकते थे जब पहुंच गए? लेकिन वैसे ख्वाजा साहब की बात है, मतलब वो जो एक जज्बात है, दिफाए पाकिस्तान का स्टांस है, हाँ ये भी, उसमें कुछ ये भी आप ख्वाजा साहब को तो मैं ये कह रहा हूँ तसल्ली, थोड़ा सा सब्र। अतीक साहब है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सिर्फ इतना से प्रश्न है कि डॉक्टर हर दूसरे दिन हड़ताल करके बैठे होते हैं। विलेजेस में जो डिस्पेंसरीज हैं, गांव के लेवल की डिस्पेंसरीज हैं, वहां भी इनमें से जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखिए मैं आपकी बात उन तक पहुंच गई है। डॉक्टरों की हड़ताल से मैं भी खुश नहीं हूं। डॉक्टर गौर कर लें, कौम उनके साथ नहीं है। हड़ताल के मामले में, मुतालबात के मामले में हो सकती है कि उनका जायजा लिया जाए, उनको जो मानने के काबिल है मान लिया जाए, लेकिन हड़ताल के मामले, ये वकीलों की हड़ताल और डॉक्टरों की हड़ताल मेरी समझ में नहीं आती। अभी ये जो यकजहती दिखाई जा रही थी चीफ जस्टिस के साथ और अदलिया के साथ, और उसका तरीका क्या कि अदालतों का बाइकाट होगा, अब ये पता नहीं क्या तमाचा लगा दिया है। तो ना जजों का या वकला का बाइकाट मुझे समझ में आता है, ना इनकी हड़ताल। वैसे डॉक्टरों को तो चाहिए था कि अस्पतालों में डेरे लगा लेते, ज्यादा इज्जत से हमारा इलाज करते। नहीं, ये तो डॉक्टरों को चाहिए, इस पर गौर करें। शाम साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब मंडे को हम दोबारा खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन उसके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं, आपके साथ कुछ खुसूसी गुफ्तगू हैं जो हम पेश करेंगे। अब तब तक के लिए, यानी मंडे तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।